हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं बिहार एसएससी का, जो कि आपका एग्ज़ाम मार्च के पहले सप्ताह में आपका हो जाएगा, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी का टोटल प्रीवियस 35 सेट्स हैं, उन सभी के जीके का क्वेश्चन को हम याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 के बीच में चला था, इसमें किस पर महत्व सबसे ज़्यादा दिया गया। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें आपको भी पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, वो एडवन वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं बिहार एसएससी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो टोटल प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 35 सेट्स हैं। अभी एग्ज़ाम में 2 महीने बचे हैं। हम आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाएंगे, एक सेट का जितना भी जीके क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपका पहला सवाल है कि देश के पंचवर्षीय योजना, देश में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, आपको ही पता है 1951 में शुरू हुआ था। 1951 के बाद 5 साल 1956 तक ये चला था, जो कि हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और आपको ये भी पता होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, औद्योगिकरण है, ये आपका नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बेरोजगार, रोजगार के अवसर के बारे में कह रहा है, ये नहीं हो सकता। अब साथियों, ए ऑप्शन बचता है और डी ऑप्शन बचता है। दोनों में आप काफ़ी कुछ समानता देखेंगे, आर्थिक विकास का दर को बढ़ाना। और यहाँ पर देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ये डी नहीं होगा। संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। यदि आप लूसेंट में इस टॉपिक को दूसरे ही लाइन में आप ये इसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों, हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ ये है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है। आपको भी पता होगा मुद्रास्फीति क्या होता है, जिसमें कि मुद्रा का दाम घट जाता है। 10 रुपये है, उसका मूल्य कम होकर के 2 रुपये हो जाता है। यही तो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आखिर इसमें ऑप्शन क्या होगा, थोक मूल्य सूचकांक, मध्य वर्गीयों के प्रति व्यक्ति है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि उपभोक्ता को कितने रुपए में कोई वस्तु दी जा रही है। यदि वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति वहाँ पर हो रहा है। ऐसा यहाँ कहाँ पर, तो याद रखिएगा, विकसित देशों में। साथियों, अगला सवाल जो आप देख रहे हैं, बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर लिच्छवी। याद रखने का तरीका समझ लीजिए साथियों, यहाँ पर आम्रपाली, ली, वैशाली, आम्रपाली, ली, वैशाली, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और ली ली वी तो लिच्छवी, या फिर ली आम्रपाली, वैशाली, ली, लिच्छवी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो सवाल कह रहा है कि विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो आपको भी पता होगा कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल की बात यहाँ हो रही है। लेकिन यदि जनसंख्या की बात करी जाएगी तो 16.7% जो है वो पूरे विश्व का हमारे भारत में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए साथियों, ये तो 2001 के अनुसार है। 2001 वाला आपसे पूछा नहीं जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो 2011 का पूछा जाएगा। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बता देंगे। आर्य समाज निम्नलिखित में से किसके जड़ तक पहुँचे। तो नौकरशाही, ये तो हो ही नहीं सकता। व्यापारी समुदाय, ये तो हो ही नहीं सकता। आप भी साथियों अपने एग्ज़ाम में यही करना है। आपको जो ऑप्शन जो लग रहा है नहीं हो सकता, उसका आप सबसे पहले छांट दीजिए। अब बचता है भूमिहीन, श्रमिक, और आंसर आपका होगा हरिजन। आर्य समाज निम्नलिखित में किसकी जड़ तक पहुँचे, तो हरिजन के जड़ तक पहुँचे। याद ऐसे रख सकते हैं, आर्य को पढ़िए अड़ी, अड़ी हरि, अड़ी हरि, आर्य को पढ़िए अड़ी और हरि हरिजन, इससे याद रहेगा। आगे है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। तो ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध
जो किया गया निम्न जातियों के हित के लिए जो आंदोलन था वो था सत्यशोधक समाज, जिसकी शुरुआत जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ये सत्यशोधक समाज जो है क्या करने का मतलब, सत्य 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 जाना। ब्राह्मण क्या कहता था कि ब्राह्मण जो है असत्य फैलाता था, और ब्राह्मण के विरुद्ध आप कोई कदम उठाएंगे तो वो असत्य को हटाने के लिए सत्यशोधक समाज। आगे देख लीजिए, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा प्रथम असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में चलाया गया था। 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो इसी से वो अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिए। तो वो क्यों निलंबित किए थे, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, तो आपको पता होगा इसमें ए.ओ. ह्यूम। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये हर कोई जानते हैं, भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यहाँ पर साथियों यदि हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। कौन कहा था, याद रखिएगा, हिटलर ने कहा था। आगे देखिए, केन्या की राजधानी कहाँ है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। याद इसको रखने का तरीका आप ये कर सकते हैं, जब कन्या की विदा होने लगता है तो बेटा उसका बाप बोलता है नैरोबी, कन्या नैरोबी, तो केन्या नैरोबी। 7 पहाड़ियों का शहर, साथियों ये तो आप ऐसे ही हंसते खेलते क्वेश्चन को देख लेते होंगे। 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा है, रोम। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है कौन सा देश, तो आपको पता होगा इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया जो वो 1350 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। तो कह सकते हैं सर्वाधिक द्वीपों वाला देश जो है वो है इंडोनेशिया। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल यम के भी पास होता है, दिल यम के भी पास होता है। दिल जो होता है वो यम के भी पास में होता है, तो यमुना। आपको पता होगा यमुना बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अगला सवाल है मगध विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा बोधगया। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बोधगया। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ध इसमें भी है, ध इसमें भी है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लगा करके आप किसी भी सवाल को ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। जैन परंपरा में यदि आप देखिएगा तो 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल, जिसमें 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कि अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा है, तो आप कहते हैं 23 तो इससे याद रह जाएगा आपको पार्श्वनाथ। तो आपको अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, तो पार्श्वनाथ। आप कहेंगे ऋषभदेव कौन थे, तो ऋषभदेव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। भद्रबाहु की बात करेंगे तो ये जो भद्रबाहु थे ये इस जैन धर्म को दक्षिणी भारत में ले जाने वाले यही थे। कौन, भद्रबाहु। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि आपको पता होगा साथियों कि कलहन की जो राजतरंगिणी है वो बताता है कश्मीर के इतिहास के बारे में। लेकिन कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर। क्या आपको पता है श्रीनगर किन्होंने बसाया था, तो अशोक ने, ऐसा कहना है कलहन की राजतरंगिणी का। दक्षिण भारत में अभी तुरंत साथियों आप देखें जैन धर्म से एक सवाल और तुरंत जैन धर्म से ही दूसरा सवाल कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किए, किसके द्वारा हुआ था, तो भद्रबाहु के द्वारा। अभी तुरंत हमने आपको ये बताया। आगे देखिए गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो गुप्त काल के समय में क्या राजतंत्र नहीं था, अगर राजतंत्र था तो वहाँ राजा ही न सर्वेसर्वा होगा। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार कौन हुआ करता था, तो राजा ही हुआ करता था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। वो कौन थे, तो आपको पता होगा वो बदायूनी थे और नकीब खां थे। इन दोनों ने मिलकर के संस्कृत से फारसी में बदला, किसको, महाभारत को। लेकिन उसका नाम क्या दिया था, यहाँ ये पूछा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर रज़्मनामा, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए साथियों, कृषि की शुरुआत कब हुई थी, संभवतः ये पूछ रहा है। देखिए जीवित रहने के लिए कृषि का साथ होना जरूरी है, जीवित रहने के लिए कृषि का साथ होना जरूरी है। 7 से याद रहेगा, 7000 ईसा पूर्व के आसपास में कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है लेप्चा जनजाति, लेप्चा को कहिए लोचा,
लोचा कब होता है? सिक्का के वजह से लोचा होता है। तो लेप्चा ये जनजाति है ये सिक्किम में है। तो लोचा होता है किसकी वजह से? तो सिक्का की वजह से, रुपया पैसा की वजह से होता है लोचा। आगे देखिए, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? आपको पता होगा यहाँ पर नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो यहाँ पर आपका अमेजन नदी होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? तो आपको पता होगा ब्राह्मणवादी क्या विचार होता है, वो ईश्वर को मानता है, वो कर्म का सिद्धांत करता है कि खराब कर्म करोगे तो तुमको तवे पर फ्राई किया जाएगा, आत्मा का रूपांतरण होता है और जीवन चक्र चलता है। लेकिन इन सब में बुद्ध को जो पूर्ण आस्था थी वो इस बात पर थी, जीवन चक्र, कि हम लोगों का कभी संतोष खत्म होगा नहीं और हम लोग बार बार उसी चीज़ को मिटाने के लिए जन्म लेते रहेंगे। ये बुद्ध का भी मानना था और ये ब्राह्मणवादी भी विश्वास है। और चलिए अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप महावीर को महावीरी बोलिए, महावीर को महावीरी बोलिए। और यहाँ देखिए पावापुरी, महावीरी पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? राजगिरी में है। राजगिरी कहाँ? तो हमारे बिहार में है। कब हुआ था इनकी मृत्यु? तो याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीरी, पावापुरी, राजगिरी, बिहारी। आगे देखिए, विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो आपको पता होगा विज्ञान दिवस जो है 28 को मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो आपको पता होना चाहिए जो सेखी बेसी करेगा, जो सेखी बेसी करेगा उसके पास न्यूनतम रुपया रहबे न करेगा, जो सेखी बेसी करेगा उसके पास न्यूनतम संपत्ति रहेगा। वही बात है यहाँ पे। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट ईजी सवाल है साथियों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, शिक्षा मूलतः राज्य का विषय था, लेकिन ये अब समवर्ती सूची में है, आपको पता होगा। लेकिन ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1976 में हुआ था। शुरू में शिक्षा, वन, जंगल, जंगली जीव, नापतोल, ये सब कुछ जो था ना, ये राज्य सूची में था। इन सबको उठा करके सीधा समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 1976 के ही तहत यानी 42वें संविधान संशोधन के ही तहत आर्थिक मामले में भी जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, इसको भी डाल दिया गया समवर्ती सूची में। हालांकि समवर्ती सूची में नया विषय डाला गया था इसके तहत। चलिए अगला सवाल जो है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है आपको पता होगा 368 में। अगला है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो पंचायत आपके गांव जो होगा वो कहाँ से रुपया प्राप्त करता है? कर लेता है क्या? कहिएगा नहीं, कर तो नहीं लेता है। स्वयंसेवी अंशदान, यानी कि आप खुद से अंशदान करते हैं क्या? नहीं। स्थानीय कर से कोई कर नहीं लेता है, तो वो सरकारी अनुदान से चलता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। गोबर गैस में जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन। अगर बात करें संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको अस्तित्व में आया यानी कि लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बना दिया गया। और अगले दिन 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और 26 जनवरी 1950 को ये सब लागू कर दिया गया। आगे देखिए, अब सवाल है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? क्या भारत की जनता ने, या भारत की संसद ने, या कैबिनेट ने, या भारतीय संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि ने? बिल्कुल यही सवाल आपका आंसर हो जाएगा। यही जनता ने तो होगा नहीं, संसद, उस समय संसद तो बना नहीं था, चुनाव तो हुए नहीं थे, तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। आगे देख लीजिए, बनने में कितना समय लगा था संविधान? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? आपको भी पता होगा 352 में है आपका
राष्ट्रीय आपात। लेकिन इसमें भी 20 और 21 के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। 20 और 21 में क्या है, तो जीवन का अधिकार ये है, इसको निलंबित नहीं कर सकते। 21 में है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध आपको संरक्षण का अधिकार है, गिरफ्तारी के खिलाफ आपको संरक्षण का अधिकार है, ये 20 में कहा गया है। और ये इसको भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है किस आधार पर, तो क्या संसद में 2/3 बहुमत से होगा क्या, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहेगा क्या, या फिर इसका निलंबन कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, जिसमें कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपसे 20-21 ये तो नहीं छीन सकते, लेकिन बाद बाकी इसके अलावा जो भी अनुच्छेद हैं, यानी कि 12 से 35 में जो भी अनुच्छेद है उस सबको निलंबित किया जा सकता है, और करते भी हैं राष्ट्रपति अपने हिसाब से। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही भंग कर सकता है, तो आपको भी पता होगा क्या राष्ट्रपति कर सकता है, नहीं। प्रधानमंत्री के कहने पर भले ही कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा किसके द्वारा भंगित किया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, संशोधन के द्वारा हटा सकते हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यदि आप संविधान संशोधन करते हैं तो संशोधन जब भी करिएगा तो वो आप सकारात्मक तरीके से करिएगा। राज्यसभा होता क्या है, तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत जो है हमारा संघ है, संघात्मक शासन है, यानी कि यहाँ आपको राज्य के भी प्रतिनिधित्व को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो संभव ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के हेतु आपको भी पता होगा कि राष्ट्रपति के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। न्यायपालिका का क्या कार्य नहीं है, यहाँ ये सवाल किया गया है। तो देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, बिल्कुल सही, ये तो कार्य है ही। दूसरा, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, बिल्कुल ये भी है। वाद जारी करना, ये भी है। लेकिन राज्य और केंद्र के मध्य में जो विवाद है उसका निपटारा करने का इसके जो है इसका कार्य नहीं है न्यायपालिका का। हालांकि ये मामला यदि जाता है तो फिर उनका कार्य बन जाता है। आगे है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार। न्यायिक समीक्षा तो सीधा सा बात है, आप कोई कानून बनाए, सरकार कोई कानून बनाई, लेकिन उसे हम देखेंगे संविधान के मुताबिक है या नहीं। जैसे अभी 370 हटा, लेकिन ये सरकार ने हटा तो दिया था, लेकिन अब ये पूर्ण रूप में संविधान के मुताबिक है या नहीं, तो ये न्यायिक समीक्षा कर सकता है कौन, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। देखिए साथियों, सवाल बढ़िया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा है, बताइए तो राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा होगा क्या, हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। राष्ट्रपति हमको बढ़िया नहीं लगता तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। सरकार के प्रति श्रद्धा, सरकार हमें बढ़िया नहीं है तो हमारे प्रति उसके मन में श्रद्धा कैसे होगा, इनमें से सभी। तो साथियों, अगर ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कहीं इनमें से सभी तो नहीं होगा, जबकि राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, इसमें कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति में अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, सरकार में अच्छा नहीं लगता नहीं लगता, लेकिन संविधान के प्रति आप में श्रद्धा होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्गीत जो है उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए होगा। ये जो है मौलिक कर्तव्य, बाद बाकी कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कौन संदर्भित करता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय एक स्थान पर आ जाता है। यहाँ पर साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता तो निर्वाचन आयुक्त ही है, निर्वाचन आयोग ही करवाता है, लेकिन उसमें वाद विवाद यदि हो जाएगा तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि वो सामने आकर के सारे समस्याओं का हल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के द्वारा सृजित है क्या, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है क्या, संविधान से अलग प्रावधान है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ठीक है, संविधान के द्वारा सृजित किया। कैसे, ये अनुच्छेद 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, 66 में है उसका चुनाव कैसे होगा, और ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ये आपको अमेरिका से लिया गया है, और इस पर महाभियोग जो लगा सकते हैं वो भी आप अमेरिका से ही लिया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है क्या, अपना मर्जी से या आपातकालीन स्थिति में या फिर अध्यक्ष की सलाह से नहीं, प्रधानमंत्री के कहने पर ही कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो होते हैं कठपुतली। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार को आयु कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए आपका कम से कम 25 होना चाहिए, उसी तरह से विधानसभा के लिए आपको कम से कम 25 होना चाहिए। लेकिन यदि आप लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
और राज्यपाल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 35 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के लिए भी आपको विधान परिषद नहीं, अब हम बात करें राज्यसभा, राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद हो, इन दोनों के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन पंचायती चुनाव में जो है आप 21 वर्ष से हैं तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछ रहा है कौन सी कृमि है जो कि त्वचा को पार करके आपके आंत में जा सकता है, आंत में प्रवेश कर सकता है, वो है फीताकृमि। ठीक है, वो है फीताकृमि, अपना फीता बांधते हुए पहुंच जाता है आपके आंत में। देखिए जल में जो भी जीव हैं वो जिंदा रहते हैं, तो उसका जो कम से कम होना चाहिए कि 1 लीटर में 3 मिलीग्राम होना चाहिए। 1 लीटर में कम से कम 3 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जा कर के कोई भी जीव उसमें जी सकता है। तो कितना होना चाहिए 1 लीटर में, याद रखना है 3 ग्राम, 3 मिलीग्राम, ग्राम नहीं 3 मिलीग्राम। वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत, आपको पता होगा सबसे नीचे वाला परत जो होता है वो क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, ताप मंडल उसी में आता है, फिर आपका बहिर्मंडल भी शुरू हो जाता है। लेकिन ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है ये है आपको समताप मंडल में। हरित क्रांति का प्रभाव जो है ना आपको हर चीज़ों पर देखने को मिला था, लेकिन सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा किस पर, तो आपके मन में कन्फ्यूजन आएगा गेहूँ होगा या धान होगा। तो ये साथियों याद रखना है, गेहूँ पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किन्होंने की थी, मतलब इसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो वर्गीस कुरियन नहीं, हाँ वर्गीस कुरियन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध की बात कर रहा है। स्वामीनाथन ये तो हरित क्रांति से संबंधित थे। प्लेन स्पीकिंग ये एक पुस्तक है साथियों, ये सब थोड़ा सा जो है आपका करंट बन रहा है, बट ध्यान रखिएगा एन चंद्रबाबू नायडू। प्लेन स्पीकिंग किताब जो है ये किन्होंने लिखा था, एन चंद्रबाबू नायडू, प्लेन स्पीकिंग। आगे देखिए साथियों, ये भी आपको आपका करंट अफेयर ही है। जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फ से संबंधित है, याद ऐसे रख सकते हैं, अपने जी को गोल बना सकते हैं, तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर विज्ञान और गणित के भी सवाल रहते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक सामान्य वयस्क में पुरुष में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए 100 ग्राम यदि खून है तो उसमें 14 से 15.6 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 100 ग्राम खून है तो उसमें 14 से 15.6 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। वहीं पर यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो 11 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए 100 ग्राम के खून में। तो पुरुष में कितना होना चाहिए, 14 से 15.6। वहीं पर महिला यदि है तो 11 से 14 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए 100 ग्राम के खून में। अब देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आहार नाल बड़ा होता है किस में, तो आपके मन में शाकाहारी का सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों, आहार नाल जो होता है वो सबसे बड़ा जो होता है वो मांसाहारियों का होता है, मांसाहारी जीवों का होता है। गाय में का जो दूध पीला दिखता है वो किसके कारण, तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण। और देखिए बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। देखिए साथियों, बीज को यदि रखना है, बढ़िया से रखना है बीज को, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा नम तो नहीं होना चाहिए, नम तो नहीं होना चाहिए। बात आता है यहाँ शुष्क का, ठीक है, होगा तो इसी दोनों में से कोई, लेकिन गर्म नहीं, ठंडा और शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। शुष्क रहना चाहिए, गर्म नहीं, ठंडा रहना चाहिए। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन उपयोगी होता है, ये तो समझ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इजी क्वेश्चन है साथियों। बीमारियों के बचाव में नहीं, ऊर्जा उत्पादन करने में नहीं, पाचन एवं पुनरुत्पादन नहीं, उपापचयी प्रक्रिया हेतु हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। उपापचयी क्रिया जो छोटी छोटी क्रिया होती है उन सभी के लिए हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसी की वजह से किसी की लंबाई रुक जाती है, कोई छोटा कभी कोई नाटा हो जाता है। ताप का जो एसआई मात्रक होता है साथियों वो केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। और 1 AMU वो जो होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अब कहिएगा 10⁻⁻27
देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर -27 मिल गया, लेकिन हमने आपको केजी बताया था, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्राम। जब आप इसको ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 62 का ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 का ए नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ग्राम में दिया हुआ है आपका आंसर, किलोग्राम में नहीं दिया है। ठीक, चलिए समझ गए। 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुका रहता है? देखिए, आप अगर पूरा पढ़िएगा वह तेज़ी से चल सके, ऐसा नहीं होगा। आप खुद से समझ उसकी ऊर्जा बची भी रहे, ऐसा भी कुछ नहीं। फिसलने की संभावना कम हो सके, ऐसा भी नहीं, बल्कि स्थायित्व में वृद्धि हो सके, वो गिरे नहीं, स्थायित्व में वृद्धि हो सके। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ। अगला सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे क्यों करता है? तो आपको पता होगा, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल यदि वृद्धि हो गया, यदि इसमें वृद्धि हो गया तो आपको क्या लगता है, पंखे पर दाब बढ़ जाएगा? नहीं, पंखे पर दाब जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर कम हो जाएगा। जब हवा बढ़ेगा, हवा का चाल जब बढ़ेगा तो दाब जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, घट जाएगा। 3 प्राथमिक रंग हैं, कौन कौन सा? RBG रेड ब्लू ग्रीन, RBG रेड ब्लू ग्रीन, 3 प्राथमिक रंग हैं। हीरा बहुत कठोर होता है, जबकि आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है बहुत नरम होता है। काहे नरम होता है? तब ना आप उससे लिख पाते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाते। निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? आपको पता होगा निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, इसमें जो है सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। एक वयस्क के शरीर में यदि आप रक्त की मात्रा को यदि नापेंगे तो वो 5 से 6 लीटर होता है। कोई भी व्यक्ति है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होगा ही, और इससे 500 ml जो है वो कम होता है एक महिला के शरीर में। देखिए, पादप की बात करें और जंतु की बात करें, दोनों में स्टार्च होता है, दोनों में प्रोटीन होता है, दोनों में वसा होता है, लेकिन सेलुलोज ऐसा चीज़ होता है जो कि आपको पादप में होता है, लेकिन ये चीज़ जो है आपको जंतु में नहीं पाया जाता है, सेलुलोज। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख करके आप ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से भी सवाल बनता है। यहाँ देख सकते हैं साथियों, आपको यहाँ पर कुछ सूत्र भी देखने को मिल जाते हैं। अब अगला सवाल ये है कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? आप कहेंगे कण के रूप में या तरंग के रूप में, कण के रूप में या तरंग के रूप में, ना तो कण ना तरंग, तरंग कण या तरंग दोनों। तो आपको पता होगा प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए साथियों, 0 डिग्री क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का 1 किलो बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 1 किलोग्राम बर्फ़ ले लिए, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 1 किलो पानी ले लिए। यदि उसमें मिला दीजिएगा तो क्या होगा? तो परिणामी जो तापमान होगा ना वो 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साथियों। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश में आपको पता है सबसे कम जो भागता है वो रेड, और सबसे बेसी कौन भागता है? तो वो है बैगनी। तो साथियों इस तरह से आप सवाल देख सकते हैं कि आपका टोटल एक सेट आपका आज ख़त्म हो चुका है। अगले दिन अगले सेट में हम लोग मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।